ठीक है, अब शुरू करते हैं, बातें नहीं। JIGL, अरे तुम लोग लास्ट में बस शांत हो जाओ, शुरू करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज अपने टॉपिक देख रहे थे, तो कल तक जो पढ़ा लास्ट लेक्चर में उसमें से आपको कुछ पूछना है तो वहाँ से शुरू करते हैं। बोलो क्या पॉइंट है। हाँ, टॉपिक ओके। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा है, चलो पूछा तो देख लो। अदर रूल्स में सेकंड पॉइंट जो अपना है, बेस्ट वे टू गिव मीनिंग टू अ डॉक्यूमेंट और प्रपोजिशन ऑफ लॉ इज़ टू रीड इट एज वुड हैव रेड इट व्हेन इट वाज मेड। ये मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली जो कानून जैसा लिखा गया था उसको वैसे ही अगर पढ़ के इंटरप्रेट किया जाए तो अमेंडमेंट्स की वजह से या बाद में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो सॉर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको बेसिक इंटेंशन ओरिजिनल वाला पता चल जाएगा। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट दिया है ना, उसमें बोला है इफ़ द स्टैच्यू अपीयर्स टू बी केपेबल ऑफ ओनली इंटरप्रिटेशन द फैक्ट दैट अ रॉन्ग मीनिंग हैड बीन अटैच्ड टू इट फॉर मेनी ईयर्स विल बी इममटीरियल एंड द करेक्ट मीनिंग विल बी given by the courts except when title to property may be affected or when everyday transaction have been entered into on such wrong interpretation। प्रैक्टिकल सिचुएशन है, देखो हर चीज़ में ना बोलते हैं गोइंग बाय द रूल बुक, प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो कानून किताबों में दिखते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी अलग होती है और वो कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए। अब यही पॉइंट वैसा है। देखो हुआ ये है कि कोई पर्टिकुलर लॉ जिसका इंटरप्रिटेशन बरसों से होता जा रहा है और उस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे कोर्ट्स अपने अपने फैसले सुनाते आए और जजमेंट देते आए और वो एग्जीक्यूट भी हुआ। आज ये पता चल रहा है कि हम लास्ट 10 साल 20 साल 25 साल से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, क्योंकि ह्यूमन एरर है। हर जज ने उसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया, स्टार्टिंग में किसी ने किया, बाकी जजेस ने रेफरेंस लिया, तो सब लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो इंटेंशन था लॉ मेकर का उसके बदले कुछ और इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसके बेस पे जजमेंट्स भी दिए जा रहे हैं और लोग उसको फॉलो भी करते जा रहे हैं। अब आज ये मिस्टेक 25-50 साल बाद समझ आई है, अब क्या करें? मिस्टेक कंटिन्यू रखें या चेंज कर दें? क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए ना। अच्छा, और जो फैसले रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे दे दिए उनको भी तो फिर रिवर्स करना चाहिए। बुक लैंग्वेज में तो यही बात होगी ना, फिर बोले सर सारे डिसीजंस रिवर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? बट आप सोचो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है सारे डिसीजंस को रिवर्स करना। अच्छा, उसमें भी अगर मैटर टाइटल टू प्रॉपर्टी का हो तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप, फिजिकल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप, उस रूल में कोई मिस इंटरप्रिटेशन हुआ हो जिसके बेसिस पे आज तक फैसले दिए गए, तो प्रॉपर्टी में तो कैसा होता है कि या तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाली आपकी है या मेरी है, तो फैसले कितने, किसी फैसले में आपको प्रॉपर्टी मिली होगी, किसी में किसी और को मिली होगी। 25 साल बाद ये समझ में आया कि लास्ट 25 ईयर्स से माइनर मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से डिसीजंस अलग दिए गए। तो अब क्या करें? सारी गलतियाँ सुधारने बैठे? तो 25 साल में जितने केस हुए ना, सबको फ़ोन लगाया, बोले वो प्रॉपर्टी का केस हुआ था, बोले हाँ वो तो ख़त्म हो गया था, हमको प्रॉपर्टी मिल गई, यूज़ भी कर रहे हैं। बोले नहीं, उसमें कोई ट्विस्ट है, आपको कल कोर्ट में आना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट बात करनी है। दोनों पार्टी को बुलाया, जो हार गई थी उसको ही बुलाया। बोले सर क्या हुआ? बोले थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था हमसे, तो जो सही इंटरप्रिटेशन है उस हिसाब से तो ओनर वो बनता है, आप नहीं बनते, प्रॉपर्टी खाली करके दे दो उसको। सोचो चलेगा ऐसा? आपकी वो प्रॉपर्टी, आप जीत चुके हो केस, आप क्या सोचोगे? बोले सर ये कौन सा तरीका है? अब तो फैसला हो गया ना, अब तो आपने लिख के दे दिया, हम तो खाली नहीं कर रहे। समझ आ रहा है? तो कितना केओस क्रिएट हो जाएगा अगर उस गलती को सुधार दिया तो कभी कभी ना गलती को ना सुधारना ज़्यादा बेटर है। प्रैक्टिकली जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, इसको चेंज करने गए तो भारी पड़ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, देखो ऐसे मिस इंटरप्रिटेशंस कोई सालों साल चलते रहे ऐसा होता नहीं है, बट बहुत बार हो भी सकता है। और कहीं अगर ऐसा हुआ है तो फिर पहले क्लैरिटी दे दी कि सब कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ मत देना। हर चीज़ रूल बुक के हिसाब से करेक्ट करने जाओगे और प्रैक्टिकल केओस क्रिएट करके छोड़ दोगे तो ख़त्म हो गया काम। अच्छा, जो ये सब बातें जब मीडिया में आएंगी, पब्लिक में आएंगी, तो कोर्ट के सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी? बोले इनका कोई भरोसा नहीं है, आज प्रॉपर्टी जिता रहे हैं मेरे को, 25 साल बाद फ़ोन आएगा वापस दे दो, क्या भरोसा है इनका? ये तो लिख के देंगे, उस पर पलट जाएंगे, स्टैम्प पेपर पे जजमेंट दिया, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो बहुत बार ना ऐसी चीज़ों को जैसा है वैसा छोड़ दिया जाता है और जान के पब्लिक को नहीं बताते कि अभी इसको सीधा करने मत जाना, भारी पड़ेगा, जो चल रहा है चलने दो। लोग मान रहे हैं ना, फैसला 25 साल से चल रहा है ना, अब इसको ठीक करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ अमेंडमेंट ले आएंगे, कुछ बात घुमा देंगे, वो सब चलेगा, लेकिन पुराने डिसीजंस के साथ छेड़छाड़ करने की गलती अब नहीं कर सकते। ये भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। समझ आए? बोलो और कोई पॉइंट रूल्स में, प्राइमरी रूल, अदर रूल्स में कुछ क्वेरी किसी की? क्लियर यहाँ तक सब सही है? चलो आगे बढ़े। आज का जो टॉपिक है अपना, उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैंने इसके लिए आपको 2 PDF फाइल शेयर किए।
एक आपका पूरा कंपनीज एक्ट है 2013 का, और एक है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो मेरा मेन इंटेंशन है आपको इंटरप्रिटेशन के बारे में सिखाना कि भाई इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। लास्ट लेक्चर में अपने बात कर रहे थे कि लॉ की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो बड़ी खतरनाक होती है, सोच समझ के लिखी जाती है, हर एक वर्ड का अपना कुछ मीनिंग है, और जो नहीं लिखा है वो अज्यूम नहीं करना है। ये सब गोल्डन रूल्स में अपन ने देखा, तो उसी का आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अदर पॉइंट इज़ कि जब ओरिजिनली जो डॉक्यूमेंट होता है उसको बेयर एक्ट बोलते हैं, ठीक है। बेयर एक्ट का मतलब है ये ओरिजिनल ड्राफ्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है। अपन जो यहाँ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो मॉडिफाइड है या सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, जो अपने लेवल पे समझ में आए। बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करना है उसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स है आपके लिए, जिनको बोलते हैं एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरनल एड्स का मतलब वो लाइफलाइन या वो हेल्पिंग पॉइंट्स जो आपको बेयर एक्ट के अंदर ही दिए हुए हैं, और अदरवाइज एक्सटर्नल एड्स मतलब बाकी क्या आप जुगाड़ करके इंटरप्रिटेशन को ईजी बना सकते हो। तो हमें एक एक पॉइंट समझना है, और मैंने आपको जो PDF भेजी वो साथ में आपके फ़ोन में ओपन रखना, तो थियरी और प्रैक्टिकल में आपको साइमल्टेनियसली रिलेट करा दूंगा वैसा। अब इंटरनल एड्स सबसे पहला टॉपिक है, इसमें इन्होंने पहला टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड टाइटल, ठीक है। अब टाइटल की बात हो रही है, टाइटल मतलब आपके एक्ट का नाम। अब अपने पढ़ रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, पढ़ के कुछ आइडिया लगा टॉपिक में क्या आने वाला है? नाम पढ़ के कुछ समझ आया होगा आपको। द कंपनीज एक्ट 2013, नाम पढ़ के कुछ रिलेट हुआ इस पर, कौन से टॉपिक पे बात होने वाली है? फिर मैं बोला इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बोलो नाम से पता चल रहा है चैप्टर में क्या बात हो रही होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, आ रहा है समझ में? ये टाइटल है ना, किसी भी एक्ट को अगर आपने टाइटल दे दिया तो टाइटल से आइडिया आ जाता है कि इसके अंदर क्या आने वाला है। तो दैट इज़ अ हेल्पिंग पॉइंट, इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप कोई मूवी देखने जाते हो तो मूवी का कुछ नाम होता है, नाम से कुछ आइडिया लगता है क्या आएगा इसमें? डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत तो समझ आता होगा कि यार कुछ एक्शन मूवी हो सकती है, या कोई रोमांटिक मूवी हो सकती है, या कोई कॉमेडी मूवी हो सकती है। तो टाइटल से वो क्लैरिटी आती है कि आगे क्या आने वाला है। अब टाइटल में इन्होंने दो पार्ट कर दिए, एक बोला लॉन्ग टाइटल और दूसरा बोल दिया शॉर्ट टाइटल। अब ये भी एग्जांपल अपने ले लेते हैं। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अपन ने पढ़ा तो पूरा नाम लिखा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, दिस इज़ अ लॉन्ग टाइटल। अपने क्या करते हैं, हर चीज़ का आजकल शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, RTI। इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, ये शॉर्ट टाइटल। तो दोनों से आपको आइडिया तो लग ही रहा है, चलो इससे नहीं समझ आएगा तो लॉन्ग टाइटल से तो समझ आ ही जाएगा। तो ये इंटरनल एड है। कोई भी एक्ट आप ओपन करोगे हो, आपने PDF ओपन की कंपनीज एक्ट की, तो ऊपर लिखा होगा द कंपनीज एक्ट 2013, नाम दिया हुआ है ना, दैट इज़ अ टाइटल। तो टाइटल से क्लैरिटी आ जाती है कि इस एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले, क्लियर? अच्छा, इसके बाद बोला हुआ है प्रीएम्बल, सुना है वर्ड कभी? आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होता था फर्स्ट पेज पे, आइडिया है प्रीएम्बल का? तो उसमें कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, अपने क्या करते थे, आजू बाजू फूल पत्तियों वाला ड्राइंग बनाते थे, है ना। वो पेज अपना होता ही था कि जब लेक्चर में बोर हो रहे हैं तो क्या करें, तो उस पेज के ऊपर ड्राइंग बना रहे हैं, फिर खुद का ऑटोग्राफ दे रहे हैं, जैसे उसकी बहुत वैल्यू है ना, खुद के नाम का साइन किए जा रहे हैं। तो पूरे पेज पे फूल पत्तियाँ बनते बनते पूरा गार्डन बन जाता है साल खत्म होते होते। तो प्रीएम्बल का मतलब है एक टाइटल पैराग्राफ या एक समरी पैराग्राफ, कि अगर आपको नाम पढ़ के नहीं समझ आया कि एक्ट में क्या है, तो प्रीएम्बल से आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, क्लियर हुआ? तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग पॉइंट, इसको अपने इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं। आगे भी और चीज़ें हैं, हेडिंग्स एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। अब वो कंपनीज एक्ट वाली फाइल देखना, थोड़ा आपको स्विच करना पड़ेगा इन बिटवीन, जो मैं फाइल बोलूँगा वो ओपन करना। पहले आप जो एक्ट है अपना फुल कंप्लीट एक्ट 2013 वो ओपन करो। मैंने आपको कंपनी लॉ का भी इंट्रोडक्शन तो पढ़ाया हुआ है, अपने उसमें बात कर रहे थे कि पूरा एक्ट 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, उसमें 470 सेक्शंस है, वैसी बात हो रही थी। वो आपको यहाँ दिख जाएगा चैप्टर्स में कैसे डिवाइडेड है। आप देखो, टाइटल है कंपनीज एक्ट 2013, फिर है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, ठीक है, क्लियर हुआ? प्रिलिमिनरी। अच्छा, प्रिलिमिनरी में आप देखो दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन बात करता है रिगार्डिंग द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दूसरा सेक्शन बात करता है रिगार्डिंग डेफिनेशंस। मैंने बोला था कंपनी लॉ में डेफिनेशन सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, ये उसी का रेफरेंस है। चैप्टर 1 खत्म। तो चैप्टर 1 का एक टाइटल था ना प्रिलिमिनरी, उससे आपको मालूम पड़ा कि इस चैप्टर में क्या बात होने वाली है, तो बोला इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं। चैप्टर 2 देखो, उसका भी एक टाइटल है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, मिला? अब इससे समझ आ रहा है कि इस ब्लॉक में आपको सेक्शंस में क्या मिलने वाला है। भाई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और उससे रिलेटेड मैटर्स पे बात होगी। सेक्शंस देख लो, सेक्शन नंबर 3 उसका भी कुछ टाइटल है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 4 इज़ मेमोरेंडम, सेक्शन 5 इज़ आर्टिकल्स। पता चल रहा है ना हर सेक्शन में क्या आने वाला है। तो चैप्टर का भी एक हेडिंग है और हर सेक्शन का भी एक हेडिंग या टाइटल है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ये सब चीज़ें इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है। अभी आपको कोई भी सेक्शन ढूंढना है तो आप इस इंडेक्स में से देख सकते हो कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ।
मैं डायरेक्टर की बात ढूंढ रहा हूँ, मैं पब्लिक ऑफर के रिलेटेड कोई क्वेरी है, डिबेंचर्स का टॉपिक है, लिस्ट में से पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है इंटरप्रिटेशन करने में। ऐसे ही आप देखते जाओ, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, पूरा चैप्टर 29 तक जाएगा। जो बात अपनी हुई थी वो रोमन में लिखा होगा, तो वो आपको समझ आना चाहिए। मालूम है ना रोमन फिगर्स? हाँ, देख लो, पूरे 29 है। लास्ट पार्ट आप देखो, मिसिलिनियस, चैप्टर नंबर 29, 447 सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक है। उसके बाद लास्ट में देखो शेड्यूल्स, वहाँ तक पहुँचे सारे सेक्शंस 470 जो इंडेक्स में दिए ना, उसको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, वो सब भी लिखा हुआ है। तो 7 शेड्यूल्स की बात की थी ना, वो भी अनलिस्टेड है। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प करती है, बहुत बेसिक बातें हैं। इसके बाद आगे देखो मार्जिनल नोट्स। अब ये मार्जिनल नोट्स के लिए ना अपने को वो अमेंडमेंट वाले में जाना पड़ेगा। इस फाइल से बाहर निकल जाओ। जो अमेंडमेंट एक्ट आपको मैंने भेजा है ना, वो देखना। उसका जो टाइटल है पहले तो वो देखो, उसमें लिखा है भारत का राजपत्र। नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है अपना, शेर वाला जो सिंबल है वो। इसमें 4 शेर होते हैं, चौथा वाला पीछे है। हाँ, वो 3D में होता तो दिखता आपको, 3 नहीं है 4 है। स्कूल में MCQ में पूछते थे, है ना, नेशनल एम्ब्लेम में लायन के कितने फेस होते हैं, 3 या 4। अब जिसको दिख रहा है बोले सर 3 तो दिखते हैं, 4 कहाँ होता है? मतलब ये 2D डिज़ाइन है, चौथा होता है, पीछे की साइड होता है। हाँ, होता तो है। अच्छा, इसको बोला है द गैजेट ऑफ इंडिया। कहीं आपने टर्म पढ़ा हो इससे पहले, द ऑफिशियल गैजेट। हाँ ठीक है, तो ये वही है। ऑफिशियल गैजेट का मतलब ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है टू इशू एनी नोटिफिकेशन। तो इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र, इंग्लिश में बोला जाता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसा है। अब इसमें आप देखो, ये अमेंडमेंट एक्ट है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसके अंदर आपको सारे सेक्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें सिर्फ वही सेक्शन मिलेंगे जिनमें अमेंडमेंट किया गया, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो मार्जिन में आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 2, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 8 मिला ऐसा। ये मार्जिनल नोट्स है। ये मार्जिनल नोट्स आपको हेल्प करते हैं ढूंढने में जो पॉइंट आप ढूंढ रहे हो। किसी ने आपको बोला सेक्शन 8 में अमेंडमेंट आया है, देख ले अमेंडमेंट एक्ट 2020 में है, तो आप ये अमेंडमेंट एक्ट वाला डॉक्यूमेंट खोलोगे तो मार्जिन में दिख जाएगा कि सेक्शन 8 अमेंडमेंट कहाँ पे लिखा है, तो लोकेट करना ईजी हो जाएगा। तो ये भी एक इंटरनल एड है, दिस इज विद इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसको नाम क्या दिया गया? मार्जिनल नोट्स। आप भी तो कर रहे हो, अभी जो पढ़ा रहा हूँ मार्जिन में लिखते हो कुछ, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, वो क्या है? मार्जिनल नोट्स है। क्या फ़ायदा होता है उससे? नेक्स्ट टाइम जब चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको नोट्स में से जल्दी रिकॉल होगा कि उस दिन क्या बात हुई थी। तो ये सेम कंसेप्ट है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है वो डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। ये यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, मैं देख लेता हूँ किसी सेक्शन में मिल जाए। इसमें मेन एक्ट पे आना पड़ेगा। ठीक है, कोई सेक्शन में मिलता है तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज का एग्जांपल देता हूँ। पहले मीनिंग समझ लो। अगर आप कोई नॉवेल या कोई बुक या ऐसा कुछ कभी रीड करते हो तो आपने उसमें एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बार ऑथर्स नए नए वर्ड्स यूज़ करते हैं। उनका काम वही है ना, वोकेबुलरी आपकी डेवलप करना, इसलिए तो आप बुक पढ़ रहे हो। एकदम कॉमन लैंग्वेज होगी तो कोई उनकी वैल्यू भी क्रिएट नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है, कोई नया इंग्लिश वर्ड है, दे नो कि भाई नॉर्मली एक रीडर को कितनी इंग्लिश वर्ड्स की नॉलेज होती है। अब ये ढूंढ के कोई नए वर्ड लेके आते हैं जो पब्लिक को पता नहीं है। अब ऐसे वर्ड्स बीच में मिलेंगे ना और आपको मीनिंग नहीं पता होगा, तो या तो आप गूगल करोगे या डिक्शनरी लेके बैठोगे। अब मोस्टली आप गूगल करोगे। अब एक बार बुक छोड़ के गूगल पे गए, फिर बुक पे वापस नहीं आओगे, क्योंकि फिर वहाँ गूगल से आप इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, फिर स्नैप आ जाएंगे तो उसका रिप्लाई करने लग जाओगे, डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो बुक पढ़ते पढ़ते आप डिक्शनरी लेके बैठोगे तो कोई मतलब नहीं है। ऑथर्स क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आपको ना नीचे स्टार मार्क करके ना उस पेज के नीचे एक्सप्लेनेशन के तौर पे दे देते हैं। तो उनको मालूम है कि नया वर्ड है आपके लिए, फिर वही वर्ड्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सामने वाले को लगता है इसको बहुत इंग्लिश आती है। तो जो नॉवेल पढ़ता है ना वो थोड़ा बहुत शो ऑफ करता है, ऐसा अजीब सा वो एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, वो मैसेज पे जानबूझ के भारी वर्ड लिखेगा। फिर है ना, पढ़ने का अपन सोच रहे हैं अपने को तो मीनिंग पता नहीं है, अब इसको सामने से पूछेंगे तो अपनी वैल्यू डाउन होगी, फिर अपन भी गूगल करते हैं, फिर मीनिंग पता चल जाता है तो काम हो गया। ऐसी सब चीज़ें होती है मोस्टली।
तो आप वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हो शो ऑफ करने के लिए। पॉइंट ये है कि ऑथर ने जब नया वर्ड यूज़ किया तो उसने नीचे एक्सप्लेनेशन में वो दे दिया कि आप इसका मीनिंग समझ लो, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। वो सामने से आपको मीनिंग दे रहा है इस वर्ड का ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। लॉ में बहुत बार ऐसा होता है, कुछ नए वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, तो आपको सेक्शन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज के फॉर्म में आपको उसका मीनिंग दे दिया जाएगा क्लैरिटी के लिए। समझ आए? तो ये एक पॉइंट हो गया इंटरनल एड का। उसके बाद जो प्रोविजो वाला पॉइंट है, अपन बात कर भी रहे थे बीच में, मैंने आपको बोला प्रोविजो क्या होता है, मैं टेक्निकली समझाऊंगा, अभी उसको पेंडिंग रखो, लास्ट में डिस्कस होगा। अगला पॉइंट आपको पता है इलस्ट्रेशंस, ये तो आप जानते हो इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स, जिससे क्लैरिटी आ जाए कि टॉपिक में क्या बोला है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, हाँ एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल मैं आपको एक्ट में से दे देता हूँ। कोई एक सेक्शन ढूंढ लेते हैं, बहुत सारे सेक्शन में पॉइंट आता है, एक लाइव एग्जाम्पल रहेगा तो ईजी रहेगा। एक है ना, इसमें पेज नंबर 33 है जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 वाली मेन फाइल है, उसमें सेक्शन नंबर 20 ढूंढो आप, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मिला? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें उन्होंने सिंपली ये समझाया कि अगर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट आपको सर्व करना हो, आरओसी अगर कोई सर्व करे तो कहाँ पे भेजेगी, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेगी। ये सिंपल बोला हुआ है, बहुत बेसिक सा प्रोविजन है। पीडीएफ में पेज नंबर 33 है, उसमें लास्ट में मिलेगा सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेन फाइल में 2013 वाली फाइल में। उसमें देखो सेक्शन 20 जहाँ एंड हो रहा है ना, वहाँ पे लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेनेशन करके लिखा है, मिल रहा है? देखो उसमें क्या बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म कोरियर means a person or agency which delivers the document and provides proof of its delivery। मिला ये पॉइंट? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब बताए देखो सेक्शन 20 में उन्होंने बहुत जगह कोरियर वर्ड यूज़ किया है। अब वो समझाना चाहते हैं कोरियर का मतलब क्या, तो नीचे एक्सप्लेनेशन देके मेंशन कर दिया। अब अगर इस सेक्शन में और भी कोई वर्ड्स एक्सप्लेन करने जैसे होते जिसके बारे में क्लैरिटी, वर्ड्स मतलब कोई भी पॉइंट, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 करके वो समझा देते। तो कितनी बार क्या होता है सेक्शन में जब अपने कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसके बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने बैठना प्रेजेंटेशन में सही नहीं लगता, तो बोले एक बार ये सेंटेंस लिख देते हैं, उस सेंटेंस के रिगार्डिंग जो भी क्लैरिटी देनी है वो नीचे पॉइंट में ऐड कर देंगे, तो दैट एडिशनल पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। समझ आए? तो यहाँ उनको कोरियर वर्ड के बारे में क्लैरिटी देनी थी कि कोरियर में क्या चलेगा, तो उन्होंने क्लियर बता दिया कि भाई कोरियर वर्ड का मतलब है कि कोई पर्सन या एजेंसी जिसका काम है डॉक्यूमेंट डिलीवर करना और जो प्रूफ ऑफ डिलीवरी देगा, राइटिंग में रिसीट देगा कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट इस डेट पे इस बंदे को डिलीवर किया, तो ही वो कोरियर माना जाएगा। आप किसी को बोल दो इसको जाके दे के आ जाना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ना वो कोरियर नहीं है, तो दैट इज क्लैरिफिकेशन। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशंस। क्लियर? अभी अपने और बहुत सारे एक्ट्स पढ़ेंगे, इन बिटवीन आपको अपने नोट्स में भी ये एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट बहुत जगह मिलेंगे। अब एक बार आपने रूल समझ लिए ना, फिर जब भी ये पॉइंट आएगा इन बिटवीन में आपको रिकॉल कराता रहूँगा कि देखो ये एक्सप्लेनेशन आया, ये प्रोविजो आया, ये इलस्ट्रेशन आया, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। डन? चलो, तो ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ एक्सप्लेनेशन वाला। उसके बाद शेड्यूल्स, शेड्यूल पे बात कर चुके हैं, वही 7 शेड्यूल्स जो कंपनी लॉ में है। अब देखो इसी डॉक्यूमेंट में आप एकदम लास्ट में चले जाओ, ये डॉक्यूमेंट पूरा स्क्रॉल डाउन कर लो, लास्ट पेज पे मिलेगा शेड्यूल नंबर 7। मिला? ये आपने EET में पढ़ा है, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। और ये CSR में मैंने आपको बोला था लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कि आप CSR में क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, तो शेड्यूल 7 वॉज द लिस्ट। वो PM केयर फंड में एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना, हॉस्पिटल के लिए कंट्रीब्यूट करना, वो सारे पॉइंट्स देखो यहाँ पे लिस्टेड है। वो शेड्यूल नंबर 7। तो दिस इज़ अ लिस्ट। तो शेड्यूल का मतलब लिस्ट होता है, जो चीज़ सेक्शन में अपने एनलिस्ट नहीं कर सकते उसको लास्ट में शेड्यूल में लिस्ट कर देते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गया, और वही पॉइंट्स है जो आपने पढ़े हैं, देखो टैली भी कर सकते हो, ये एक्ट की ओरिजिनल फॉर्मेट है। अब इसके बाद 10th पॉइंट आया एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। अब मैं इसको आपको टैली कराऊंगा विद प्रोविजो। 2 पॉइंट बाकी है, एक प्रोविजो बाकी है, एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज बाकी। इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, दोनों का डिफरेंस समझते हैं। पहले ना अपना थोड़ा बेसिक लेवल का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं उसको टेक्निकल करूंगा। डायरेक्टली ऐसे टेक्निकल एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा हूँ। लैंग्वेज देखो एक बार, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज बोलता क्या है? द पर्पस ऑफ एडिंग एन एक्सेप्शन टू एन एनेक्टमेंट इज एग्जेम्प्टिंग समथिंग विच वुड अदरवाइज फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द मेन प्रोविजन। जिसके ऊपर रूल अप्लाई होता है उसको एग्जेम्प्ट कर देना कि चल भाई तू रूल फॉलो मत कर, चलेगा। अब इसका एक एग्जांपल अपने लेवल पे, अपना स्कूल वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप स्कूल में जाते थे, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे डेली? 8।
रिसेस के पहले 4, रिसेस के बाद 4, है ना। अभी कितने पढ़ते हो? 3, तो भी भारी पढ़ रहे हैं, है ना। तो पोटेंशियल है अपनी, 8 सब्जेक्ट का बोझ उठा चुके हैं अपने, अभी तो 3 ही पढ़ने अपने को। तो 8 सब्जेक्ट जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कंपलसरी होते थे पढ़ने ही पढ़ने, जैसे एक तो मैथ्स हो गया, काश ऑप्शनल होता, है ना। तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, आपका सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ जो भी आप बोलो, ये सब मेन 4 सब्जेक्ट्स थे तो कंपलसरी है। बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, कुछ लैंग्वेज वाले ऑप्शनल होते थे। एक तो आपको कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में ऑप्शन आ जाता था, तो अपने फिजिकल एजुकेशन लेके सेफ हो जाते थे, इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसमें खाली खेलना कूदना है, गेम्स पीरियड एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम में भी कुछ नहीं, योगा के 2-4 आसन पूछ लेंगे, शवासन अपना फेवरेट है वो अपन कर लेंगे, हाँ टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिना मेहनत वाला आसन है, आलसियों का योगा वही होता है, शवासन, आराम से लेटे रहो, कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो ये सब मेहनत अपन ने कर ली उसमें। अच्छा, फिर लैंग्वेज में हिंदी, गुजराती, संस्कृत, ये सब ऑप्शन में रहता था, कोई एक आपको कंपलसरी होगा, कोई ऑप्शनल रहेगा, वैसा है। अब मेन पॉइंट ये है कि मैथ्स और साइंस है, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अच्छा, इसका लेक्चर अटेंड ना करना हो, इसका कोई जुगाड़ है आपके पास? स्कूल में कुछ होता था जुगाड़, इस लेक्चर से कैसे बचे? हाँ, बीमार हो गए, पर वो कितने दिन चलेगा? और कोई रीज़न? होमवर्क नहीं करने का बाहर निकाल देंगे, है ना। ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन टीचर्स का, मतलब इतने बड़े हो गए इनको समझ ही नहीं आया, कोई बच्चा क्लास के बाहर जाके दुखी नहीं है। पनिश करना है तो बाहर क्यों निकाल रहे हो? 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाओ, कल से देखो होमवर्क नहीं करके आए तो, क्योंकि उसको टॉर्चर लगेगा, 1 घंटा और पढ़ना पड़ा, इससे तो घर पे काम कर लेता। लेकिन आप जब बच्चों को क्लास के बाहर निकाल देते हो, वो एंजॉय कर रहा है, उसको शर्म खाली 5 मिनट आती है। जब वो क्लास से बाहर जा रहा होता है ना, सब उसको घूर रहे होते हैं, तब उसको ऐसे, और देखो क्या होता है ना, वैसे इतनी शर्म होती नहीं है, बट क्लास में जितने लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपन चाहते हैं कि जिनकी नज़रों में अपनी इंप्रेशन खराब ना हो, है ना, बस उनके लिए बुरा लग रहा होता है। बाकी 80% तो अपने को जानते हैं, लेकिन जो 2-4 होते हैं ना, जिनके साथ ऐसा थोड़ा कि भाई इनके सामने इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, हाँ, तो उनके सामने थोड़ी शर्म आ रही होती है। वो भी क्लास के बाहर जाने थे, एक बार बाहर खड़े हैं, फिर तो क्लास वाले अपना क्लास में बिजी हो गए, 2-5 मिनट के बाद लगता है ठीक है यार, ये तो ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो टीचर्स को रियलाइज़ नहीं होता कि क्लास के बाहर निकालना पनिशमेंट नहीं है, वो तो आपने बोनस दे दिया, ये तो आदत बिगड़ेगी। अब इसका जब मूड नहीं होगा लेक्चर अटेंड करने का, जान के होमवर्क करके नहीं आएगा, तो उल्टा होना चाहिए, बट चलो जो भी सिचुएशन है। अब ये तो एक ऑप्शन है कि होमवर्क नहीं करके आए, और कोई लीगल ऑप्शन जिसमें इज्जत भी बची रहे, उल्टा आपकी वैल्यू और बढ़ जाए, और कोई तरीका ढूंढो लेक्चर बंक करने का, जहाँ पे ऐसा, ये तो पेनल्टी हो गई ना, पेनल्टी ना लगे, है एक और रास्ता है यार, स्पोर्ट्स, ड्रामा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन लो यहाँ सुन लो, एग्जाम्पल में मेरे साथ रहना तो मज़ा आएगा। अब ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ड्रामा, म्यूज़िक, इसमें आपको ना कोई इंटरेस्ट है ना आपका कोई टैलेंट है, वो आपको ही मालूम है, लेकिन यही एक रास्ता है क्लास से बाहर निकलने का। स्पोर्ट्स सर के साथ सेटिंग हो जाती है, किए कभी ऐसा? मैं तो किया, हम लोग ऐसे ही करते थे स्पोर्ट्स में। हाँ, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते इसलिए थे, स्पोर्ट्स वाले सर से दोस्ती हो जाती थी, फिर उनको हमें ना लिस्ट देते थे कि सर ये सबको टीम में रखना है, आप फर्स्ट लेक्चर में हमको बाहर निकाल लेना। बोले कोई बात नहीं, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले टीचर कहाँ पढ़ाई की हुई, तभी तो स्पोर्ट्स टीचर बने थे, वो सीधी बात है। मैथ साइंस नहीं पढ़ी उन्होंने, वो समझते हैं अपनी सिचुएशन। तो सुबह सुबह क्या है ना, उनको पहले ही बता दिया था, लिस्ट आ जाती थी कि बोले ये सब लड़कों को भेज दो, क्रिकेट टूर्नामेंट है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, इसकी प्रैक्टिस करानी है। अब ये वही है जिनका नाम पहले से दे रखा है, ये होमवर्क करके आए नहीं, अपने को क्लास में बैठना नहीं है। अब लेक्चर अटेंड ना करने का एक लीगल बहाना आपको मिल गया। अब वो मैथ्स वाले टीचर आपको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई सर ने बोला है, वहाँ से लिस्ट आई है, आप सिलेक्ट हो गए हो। अब देखो, अब जब क्लास से बाहर जा रहे हो तो इज्जत खराब नहीं हो रही है, अब जिनकी आंखों में इज्जत बचानी थी उल्टा बढ़ गई है, यार तो स्पोर्ट्स खेलता अच्छा ही खेलता होगा, चलो देखेंगे, मैच वैच खेलने जाएगा तो देखेंगे और क्या, पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये आप लीगली क्लास से बाहर निकल गए। अब पॉइंट ये है कि मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना वैसे तो मैंडेटरी था ना, कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको क्लास टीचर ने एग्जेम्प्ट कर दिया कि चलो नहीं अटेंड करोगे तो चलेगा। बात समझ आई? तो जो कानून आप पे एप्लीकेबल था वैसे एप्लीकेबल है, बट आपको स्पेशल परमिशन दे दी कि आप फॉलो नहीं करोगे तो इट इज़ ओके। अच्छा, नहीं परमिशन देते तो कभी कभी टीचर स्मार्ट निकलते, बोले तुम लोग के बहाने रोज के, होमवर्क करके एक काम करो, होमवर्क दिखाओ फिर जाओ, बस ये पूछ लिया, खत्म हो गया काम। जिसने होमवर्क नहीं किया वो नहीं जाएगा, होमवर्क तो करना है ना भाई, लेक्चर अटेंड नहीं करोगे चलेगा, सम्स करके लाए हो, बोले नहीं सर नहीं किए, और ना बोल दिया, बोले नहीं भेजूंगा, ये लोग नहीं आएंगे, बात खत्म, अब अटेंड करना पड़ेगा। तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे था कि वो आपको एग्जेम्पशन देते हैं कि नहीं देते। बात समझ आई? ये एक्सेप्शन और सेविंग क्लॉज में सेम बात बोली है। अब वही सेंटेंस वापस पढ़ो जो मैंने बोला, उससे रिलेट हो रहा है। बोलो, यही सिचुएशन है, ऐसी होता। अब समझ आया पॉइंट क्या है, कि कानून जो आपके ऊपर अप्लाई होता है
उससे आपको माफ़ कर दिया कि चलो वैसे एप्लीकेबल है बट हम रिलीफ दे रहे हैं कि मत फॉलो करो, चलेगा, इट इज़ ओके। तो दिस इज एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज। अब जो बचा है प्रोविज़ो, प्रोविज़ो इससे थोड़ा सा अलग है। अब प्रोविज़ो में ऐसा है कि आपने जो लैंग्वेज का ऑप्शन था वो हिंदी, गुजराती, संस्कृत वाला, तो एक हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन था। हमारी स्कूल में तो वही था, आपके टाइम में पता नहीं क्या अभी चल रहा होगा। तो हिंदी संस्कृत था। अब आपने सपोज़ हिंदी का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, संस्कृत वाला नहीं किया। अब संस्कृत का लेक्चर है तो टीचर आपको बिठा सकते हैं लेक्चर में, कंपलसरी बैठना ही पड़ेगा मेरे ऑर्डर से, आप सुनोगे? बोले नहीं समझ आती तभी तो नहीं ली। अब बैठेंगे तो क्या समझ में आएगा, जो हिंदी आती है वो भी भूल जाएंगे। हम, हमारे लिए मैंडेटरी है ही नहीं अप्लाई करना, हम नहीं बैठेंगे क्लास में। आप प्रिंसिपल को बुलाना है बुला लो, मैं तो क्लास अटेंड नहीं करूँगा, क्यों? वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो ये जो रूल है कि संस्कृत का लेक्चर और सबको बैठना है, क्या वो रूल आप पे एप्लीकेबल है? क्या फॉलो करना मैंडेटरी है? नहीं। बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे। प्रोविज़ो वो वाली चीज़ है। अब बाकी बच्चे, आपने हिंदी लिया है बट जिन्होंने संस्कृत लिया है उनको तो वो बोलेंगे नहीं हम भी नहीं अटेंड करेंगे। बोले रुको अभी प्रिंसिपल आ ही रहे हैं ना, इसने बुलाया है, तुम्हारी बात भी साथ में ही कर लेते हैं, तो आपको तो बैठना ही पड़ेगा। तो वो एक अलग सिचुएशन। प्रोविज़ो में मेरा बोलने का मतलब ये है, अरे यार बातें मत करो तुम, लास्ट में सुना ही देता है, यहाँ तक मत बात करो। प्रोविज़ो का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि ये रूल आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपको फॉलो करने के लिए बोला नहीं जा सकता। बट इसका मतलब नहीं कि रूल नहीं है, दिस इज़ अ जनरल रूल, बट यू आर एन एक्सेप्शन, आप पे रूल अप्लाई नहीं होता है, तो नहीं अप्लाई होता है तो मत फॉलो करो। तो सेविंग क्लॉज में और प्रोविज़ो में फ़र्क है। सेविंग क्लॉज में ये बोला था कि रूल आप पे एप्लीकेबल है बट आपको स्पेशली एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, माफ़ किया जा रहा है कि मत फॉलो करो, रिलीफ दिया गया। बट वैसे तो आपको फॉलो करना चाहिए था। जैसे मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना मैंडेटरी था, ये तो आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो चलो आपको जाने दिया। लेकिन हिंदी संस्कृत वाले में ऐसा हो गया ना कि जिसका जो सब्जेक्ट है वही अटेंड करेगा, दूसरा स्टूडेंट जिसने दूसरा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि उसको बैठना ही पड़ेगा, वो इस रूल से बाहर हो गया, उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं। आया समझ में? क्लियर है? बस तो ये 2 पॉइंट्स है। प्रोविज़ो की लैंग्वेज पढ़ लो, उन्होंने क्या बोला, कैसे उसको एक्सप्लेन किया। अ प्रोविज़ो इज एडेड टू एन एनेक्टमेंट टू क्वालिफाई और क्रिएट एन एक्सेप्शन टू व्हाट इज इन द एनेक्टमेंट एंड ऑर्डिनरीली अ प्रोविज़ो इज नॉट इंटरप्रिटेड एज स्टेटिंग अ जनरल रूल। जनरल रूल देखो अपनी जगह गलत नहीं है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लो, थोड़ा कम रिलेट होगा बिकॉज अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। साइंस में अपने केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन सिखाते थे, इसमें ना वो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्यूटेन, पता नहीं क्या क्या होता था। 9th स्टैंडर्ड में बड़ा टॉर्चर था ये, पर झेलना पड़ता था। 10th तक थोड़ा बहुत आया, फिर 11th से तो अपन ने लाइन ही बदल ली कि उस तरफ देखना ही नहीं है। मैथ्स और साइंस जो खड्डे में जाता है जाए, कभी नज़र नहीं आना चाहिए दोबारा, इसलिए अपन कॉमर्स में आ गए। आते ही कैलकुलेटर पकड़ा दिया, अकाउंट्स करो, बोले मैथ्स पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बट चलो केमिस्ट्री से जान बच गई, अब अपन केमिस्ट्री कहीं और लगा रहे हैं, वो अलग चीज़ है। हाँ, कॉमर्स वाले भी केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। हाँ ठीक है, बॉन्ड, केमिस्ट्री सब आता ही है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। अब ध्यान दो, अब ये जो केमिकल रिएक्शंस की अपन बात करते थे उसमें पता है कुछ रूल्स होते थे कि आप इस एलिमेंट को इसके साथ मिक्स करोगे तो ये कंपाउंड बनेगा, तो वो रूल फिर सबके ऊपर अप्लाई होता था। बोले इथाइल के बदले प्रोपाइल ले लोगे तो ये चेंज आ जाएगा, ब्यूटाइल ले लोगे तो भी हो जाएगा, ये रिएक्शन सब पे काम करता है। बट फिर उसमें आता था कि ये एक एलिमेंट है ना, ये थोड़ा ढीट है, ये इसके साथ मिक्स करोगे ये रिएक्शन नहीं देगा, ये कुछ और ही करेगा, एक्सेप्शन। तो बोला जनरल रूल अपनी जगह सही है। वो जो आपका पीरियोडिक टेबल नहीं होता था, रटा है कभी आपने, दीवार पे चिपका चिपका के, है ना, अलग अलग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते थे, तो वो एलिमेंट्स में से बोला कि 25-30 एलिमेंट जो भी है ना, इसमें से सारे रिएक्ट करते हैं, ये एक नहीं करता है। तो जनरल रूल जो हमने बनाया है वो सब पे अप्लाई हो रहा है, रूल है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, उस टाइप की बात हो गई। तो प्रोविज़ो में यही हो रहा है कि जनरल रूल अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन हमारी सिचुएशन में हम पे ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम एक्सेप्शन में आ गए। ठीक है, पता चला। अब जब एक्ट पढ़ते हो ना आप, तो आपको ना स्पेसिफिक वर्ड्स दिखते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो वो प्रोविज़ो है। अब उसमें एक स्पेसिफिक वर्ड जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड दैट, ये आपको बहुत जगह अपने नोट्स में दिख जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। फिर एक आता है हाउएवर, एक आता है एक्सेप्ट, एक आता है अनलेस। ये सब जो वर्ड्स हैं ना, ये उन पॉइंट्स पे लिखे होते हैं जो प्रोविज़ो में आते हैं। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल याद कराता हूँ। अपन पढ़ रहे थे लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन नंबर 8, उसमें बात हो रही थी वो टाइम एक्सटेंशन वाली कि अगर कोई लीगली डिसेबल्ड है तो क्या होगा। तो सेक्शन 8 में मैंने आपको पहले बोला कि 3 साल आपको मिलते हैं डिसेबिलिटी ठीक होने के बाद, ये जनरल प्रोविज़न है, जनरल रूल। बट फिर आ गया हाउएवर कि अगर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड आपका ज़्यादा है तो फिर वो वाला फॉलो होगा, है ना, तो एक्सेप्शन हो गया ना। तो ये हाउएवर वाली कंडीशन थी। इस टाइप के प्रोविज़ोज हर सेक्शन में इफ़ एंड देन वाली कंडीशन में लिखे ही होते हैं। तो कंपनी लॉ में बहुत बार मिलेंगे, जनरल लॉ में बहुत बार मिलेंगे, जहाँ पे भी ये वर्ड्स दिखेंगे ना, ये 3 एटलीस्ट आप समझ जाना दैट इज़ अ प्रोविज़ो। पता चला ये? ठीक है। अभी जो आपको ये मैंने कंपनी लॉ की PDF भेजी है, उसमें भी आपको बहुत सारे सेक्शन में नीचे
प्रोवाइडेड दैट करके सारे एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे, तो उसको प्रोविजो बोला जाता है। डन, क्लियर? तो ये सारे इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हो गए आपके 10 पॉइंट्स। देख लो सारे, एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ ऐसा नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। सिंपल आंसर है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स 6 मार्क्स आराम से पूछ लेते हैं। मेंशन भी किया होता है राइट एनी 6 पॉइंट्स, क्लियर कि भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बाकी पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे चलेगा। अच्छा, नहीं बोला हो कितने पॉइंट्स लिखने हैं तो फिर आपको सारे लिखने पड़ेंगे, वो अंडरस्टूड है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट सारे कोट करो तो अच्छा है वैसा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स जो है आपके इसके अंदर कवर अप हो गए। देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइटल मतलब अपना एक्ट का नाम, RTI शॉर्ट टाइटल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, लॉन्ग टाइटल, सिंपल एक्ट का नाम। और कोई पॉइंट में क्वेरी? प्रीएम्बल में सिंपली बोला है, एक समरी है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जिससे आपको एक्ट के बारे में थोड़ा एक और ब्रीफिंग मिल जाएगा। अगर नाम से नहीं समझ आया तो प्रीएम्बल रेफर करो, नाम से समझ आ गया तो प्रीएम्बल की कोई नीड नहीं है वैसे। बॉक्स में मैंने जो दिया है वो कोई केसेस का रेफरेंस होगा। आपको केस को कोट करना या लर्न करना मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ आपके एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए है कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। बाकी समझ आ गया तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है। जहाँ नीड होती है वहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक्ट में हो। कहीं पे ज़रूरत नहीं है, नाम से क्लियर है तो प्रीएम्बल की नीड नहीं होती वैसा। और कोई पॉइंट में डाउट? क्लियर, समझ आया? आगे बढ़े। एक्सटर्नल एड्स देख लो, ये एक्ट का पार्ट नहीं है, आउटसाइड सोर्सेस जहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन में हेल्प मिल सकती है। पहला बोला है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का मतलब है कि जब ये एक्ट पास हुआ था तो पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस हुए थे वो डिस्कशन के रिकॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नोट डाउन होता है और सब आर्काइव्स में स्टोर किया होता है, तो आपको रिकॉर्ड्स में से मिल जाएगा। तो पार्लियामेंट में तब इस एक्ट पे क्या डिस्कशन हुआ था, क्या आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट ने दिया था, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेस पे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, ओरिजिनल आइडिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस, पास्ट में हिस्ट्री में क्या हो चुका है, उन रेफरेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं एक्ट के इंटेंशन को समझने के लिए। रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी, जैसे अपन जे ईरानी कमेटी की बात कर रहे थे। अब कल को कंपनीज एक्ट में कोई इशू आ जाए ओपीसी को लेके, स्मॉल कंपनी को लेके, वुमन डायरेक्टर को लेके, तो जे ईरानी कमेटी में ये सब सजेशंस दिए थे ना, तो उनके पॉइंट्स को रेफर कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? तो कमेटी की रिपोर्ट से आइडिया आ ही जाएगा कि भाई क्या एग्जैक्ट इंटेंशन था। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। रेफरेंस टू अदर स्टैच्यूज, एक ही सब्जेक्ट पे अगर सिमिलर एक्ट्स हैं तो दूसरे एक्ट्स को भी रिफर किया जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए टर्म यूज़ किया पेरीमेट्रिया। पेरीमेट्रिया मतलब सेम मटेरियल, पेरी मतलब सेम, मेट्रिया मतलब मटेरियल। फिर डिक्शनरी की बात हो रही है। एक है ना आपकी जो नॉर्मल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है इंग्लिश वर्ड्स के लिए, तो वो एक अलग कैटेगरी है। एक लीगल डिक्शनरी आती है जो लॉयर्स को काम आती है, वो भी ऑक्सफोर्ड की आती है, लेकिन लीगल डिक्शनरी आती है, तो उसमें इंग्लिश वोकैबुलरी से ज़्यादा फोकस लीगल टर्म्स पे होता है, तो आपको उसके कंटेंट में फ़र्क दिखेगा, तो वो यूज़ कर सकते हो लीगल वर्ड्स का मीनिंग इंटरप्रेट करने के लिए। और लास्ट पॉइंट में बोला है फॉरेन डिसीजंस। फॉरेन गवर्नमेंट और हमारे कानून अगर एक जैसे हैं किसी मैटर पे, तो फॉरेन कंट्री में क्या डिसीजंस दिए गए उसको भी अपने यहाँ पे रेफरेंस में ले सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। और इसके बाद कुछ 2-3 टर्म्स दे रखे हैं, वो भी जनरल है, वो भी समझ लेते हैं। एक टर्म बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग, बहुत जगह दिखेगा आपको बुक में, आगे भी जब चैप्टर्स पढ़ोगे ना, ऐसा लिखा होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। फिर सेक्शन की लैंग्वेज स्टार्ट होती है, मतलब किसी सेक्शन के स्टार्टिंग में ऐसा लिख दिया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। इसका मतलब ये सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि मैं किसी की सुनता नहीं, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, बाकी कहीं कुछ भी लिखा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटेंस ही वैसा है,
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। फिर वो अपनी बात बोलना शुरू करता है कि भाई वहाँ जो कुछ भी लिखा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो मैंने बोल दिया फाइनल है। ये सुपीरियरिटी दिखाने वाली बात है कि मेरे सेक्शन में और किसी और प्रोविजन में कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो ओवरराइड मैं करूँगा, जो मैं बोलूँगा फाइनल है, दूसरे सेक्शन को भूल जाना। दैट इज कॉल्ड नॉट विथ स्टैंडिंग प्रोविजन। इसका टेक्निकल नाम है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। उसमें लिखा हुआ है, खाली आप अंडरलाइन कर लेना, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट। फिर इसका ना ऑपोजिट टर्म है, टर्म नंबर 3, सब्जेक्ट टू। इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट है। अब मैंने सब्जेक्ट में लिख दिया जैसे सेक्शन नंबर 35 या 135 जो भी है, तो उसमें लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। तो मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन अगर रूल नंबर 3 में इससे कुछ अलग बोला है तो पहली प्रायोरिटी आप रूल नंबर 3 को देना, मुझे बाद में फॉलो करना इन केस ऑफ एनी कॉन्ट्राडिक्शन और समथिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज सब्जेक्ट टू, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। नॉट विथ स्टैंडिंग वाला क्या बोलता है, वो क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो बोल रहा हूँ फाइनल है। सब्जेक्ट टू इसका रिवर्स बोलता है। तो ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट है, इन बिटवीन आपको दिखेंगी। बीच में बचा विदाउट प्रेजुडाइस। इसका सिंपल ट्रांसलेशन है विदाउट अफेक्टिंग द जनरल मीनिंग ऑफ। किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन के बारे में जो आपको बात करनी होती है तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो कि भाई जनरल मीनिंग अपनी जगह सही है, बट इस सिचुएशन में इस वर्ड का ये मीनिंग निकाला जाएगा, स्पेशल रेफरेंस। तो उसको बोलते हैं विदाउट अफेक्टिंग द जनरल मीनिंग ऑफ, या विदाउट प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस मतलब बायस। ठीक है, वैसा होता है। तो ये टर्म है। तो तीनों टर्म्स आपको जगह जगह मिलते रहेंगे। 1-1 मार्क में अगर पूछ लिए तो आप इसका मीनिंग ध्यान रखना। डन। तो ये कंप्लीट। बोलो, यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ कन्फ्यूजन? क्लियर है? बस आज इसमें इतना रखते हैं, बाकी के टॉपिक्स फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे।